הרוח הזאת. כי אם חיזבאללה יבחר לפתוח במלחמה כוללת, אז הוא במו ידיו יהפוך את ביירות ואת דרום לבנון, לא רחוק מכאן, לעזה ולח'אן יונס. ये थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो हिजबुल्लाह को धमका रहे थे, अगर जंग छेड़ने की जुर्रत की तो हम बेरूत और साउथ लेबनान को गाजा सिटी और खान यूनिस बना देंगे। हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है। लेबनान इजराइल की उत्तरी सीमा से लगा है। दोनों देशों के बीच दो बड़ी जंग हो चुकी हैं 1982 और 2006 में। इनमें हिजबुल्लाह की बड़ी भूमिका रही है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले के बाद उसने भी इजराइल को धमकी दी है। छिटपुट हमले भी किए हैं। 7 अक्टूबर की गोलाबारी में एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई। नेतन्याहू का बयान इसी घटना के बाद आया है। उनसे पहले डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांत ने भी ऐसा संकेत दिया था। इसके चलते तीसरे लेबनान वॉर की आशंका पैदा होने लगी है। तो आज के एपिसोड में हम समझेंगे पहले दो इजराइल लेबनान वॉर में क्या हुआ था और गाजा सिटी और खान यूनिस में क्या हो रहा है। फिर जानेंगे 3 जिंदगियों की कहानियां जिनकी मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। एक नौजवान सैनिक था गल एशनकॉट, इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा, गाजा में जंग लड़ रहा था, वहां मारा गया। दूसरा पत्रकार था इस्साम अब्दुल्ला, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करता था। इजरायली टैंक के हमले में मौत हुई। अब अमेरिका से सवाल पूछे जा रहे हैं और अमेरिका इजराइल पर बरस गया है। तीसरा व्यक्ति एक कवि था, गाजा की कहानियां पिरोता था। नवंबर 2023 में उसने लिखा था, काश मेरी मौत उम्मीद लेकर आए। अब उसकी मौत की पुष्टि हुई है आरोप इजराइल पर। अमेरिका के 31वें राष्ट्रपति थे हर्बर्ट हूवर। एक दफा उन्होंने कहा था, ओल्डर मेन डिक्लेयर बट इट इज द यूथ दैट मस्ट फाइट एंड डाई। यानी युद्ध की घोषणा बूढ़े लोग करते हैं, मगर उसमें लड़ना और मरना नौजवानों को पड़ता है। दुनिया की हर एक हिंसक लड़ाई का सार यही है। इजराइल हमास जंग का भी पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। पहले परिचय। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात नेतन्याहू की धमकी की। शुरुआत करते हैं एक आर्टिकल से। ब्रिटेन का थिंक टैंक है चाथम हाउस। 17 नवंबर को उसने वेबसाइट पर बिलाल साहब का एक रोचक लेख छापा। बिलाल मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका प्रोग्राम में एसोसिएट फेलो हैं। उन्होंने लिखा था, द क्लोजर इजराइल गेट्स टू डिस्ट्रॉइंग हमास द मोर लाइकली वॉर विद हिजबुल्लाह बिकम्स। यानी जैसे जैसे इजराइल हमास के खात्मे के करीब पहुंचेगा, हिजबुल्लाह के साथ युद्ध की आशंका बढ़ती जाएगी। बिलाल साहब ने कुछ वजहें भी गिनाई थी। मसलन नेतन्याहू की कैबिनेट में कई ऐसे लोग हैं जो हिजबुल्लाह को सबक सिखाना चाहते हैं। इस लिस्ट में डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांत जैसे लोग हैं। अगर उन्होंने या उनके करीबियों ने इस्तीफे की धमकी दी, फिर नेतन्याहू को झुकना पड़ सकता है। एक्सियस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में एक समय ऐसी स्थिति बन भी गई थी। फिर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन को फोन करना पड़ा, तब जाकर गलांत नर्म हुए थे। दूसरी वजह जुड़ी है हिजबुल्लाह की प्रासंगिकता से। हिजबुल्लाह का मुखिया है हसन नसरल्लाह। उसका कहना है कि अगर इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस की तो उसको अंजाम भुगतना होगा। जानकार कहते हैं, लाल रेखा है हमास की सैन्य क्षमता का खात्मा। इस वक्त रेड लाइन पार होने की आशंका सबसे ज्यादा है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? 3 पॉइंट्स से इसको समझ लेते हैं। नंबर 1, संघर्ष विराम खत्म होने के बाद इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया है। उनके टैंक दक्षिणी गाजा में पहुंच चुके हैं। इसके पहले जमीनी हमला उत्तरी गाजा तक सीमित था। नंबर 2, इजरायली सेना ने हमास के कथित मेंबर्स की परेड करवानी शुरू की है। 7 दिसंबर को ऐसी तस्वीरें भी रिलीज की गई। कहा गया इन लोगों ने खुद ही सरेंडर किया, यानी या तो वे हार मान चुके हैं, उनकी लड़ने की इच्छा खत्म हो चुकी है। इनके जरिए इजराइल हमास को हताश और नाकाम दिखाना चाहता है। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रवक्ता ने कहा, जैसे ही हमास के नेता सरेंडर कर देंगे और सारे बंधक वापस लौट आएंगे, वैसे ही जंग खत्म हो जाएगी। इसी बयान से निकलता है तीसरा पॉइंट। हमास के कब्जे में अभी भी 138 बंधक हैं। इसके बावजूद इजराइल ने हमले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब उनका फोकस हमास को मिटाने पर है। बंधकों वाला जो फैक्टर है वो पीछे छूट चुका है। जानकारों का मानना है गाजा पट्टी में मकसद पूरा होने के बाद ही इजराइल उत्तरी सीमा पर ध्यान देगा। इन दैट केस हिजबुल्लाह को उकसाया जा सकता है, फिर छिटपुट झड़प युद्ध में बदल सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये इजराइल और लेबनान के बीच तीसरी बड़ी जंग होगी। इससे पहले कब हो चुकी है। 16वीं सदी की शुरुआत में लेबनान पर ऑटोमन साम्राज्य का कंट्रोल था। उनका शासन खत्म हुआ 1918 में, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद।
विजेता देशों ने ऑटोमन साम्राज्य के इलाकों को आपस में बांट लिया, तय किया कि इनका भविष्य हम तय करेंगे। जैसे फिलिस्तीन का मैंडेट ब्रिटेन को मिला, उसी तरह सीरिया और लेबनान का मैंडेट मिला फ्रांस को। फ्रांस के शासन में लेबनान की ठीक ठाक तरक्की हुई, खुला विचार पनपा, पश्चिमी संस्कृति फैली। फिर 1943 में फ्रांस चला गया, लेबनान आज़ाद हो गया, मगर धर्म की जकड़न बाकी रही। मुल्क ईसाई और मुस्लिम आबादी की तकरार के बीच पिसने लगा। इसी बीच 1948 में इसराइल की स्थापना हुई। फिर पहला अरब इसराइल युद्ध हुआ। लाखों फिलिस्तीनियों को बेघर होना पड़ा, बड़ी संख्या में लोग लेबनान पहुंचे। फिर 1967 और 1973 में 2 और अरब इसराइल युद्ध हुए। इनमें भी इसराइल को बढ़त मिली, फिलिस्तीन से और भी लोगों ने पलायन किया। इन सबके बीच 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO की स्थापना हो चुकी थी। इस गुट में फिलिस्तीन देश के लिए संघर्ष करने वाले अलग अलग गुट शामिल थे। उन्होंने चुना हिंसा का रास्ता। 1967 की जंग में PLO को भारी नुकसान पहुंचा था। उन्हें अपना बेस पहले जॉर्डन और फिर लेबनान में बनाना पड़ा। जॉर्डन में PLO के साथ क्या हुआ था, इसके बारे में विस्तार से जानना हो तो आप तारीख देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। खैर, जब PLO वाले लेबनान पहुंचे, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच की खाई कई गुना बढ़ चुकी थी। सरकार में ईसाइयों का वर्चस्व था, उन्हें पश्चिम का पिट्ठू घोषित कर दिया गया। इलाके के मुस्लिम देश भी उनके खिलाफ थे। साल 1975 में PLO और ईसाई चरमपंथी गुटों के बीच हल्की फुल्की झड़प शुरू हुई। इसमें और भी गुट शामिल होने लगे। जल्द ही सिविल वॉर में तब्दील हो चुका था। यह सिविल वॉर 1990 तक चलने वाला था। इसके बीच में PLO को मौका दिखाई दिया। वे लेबनान से इजराइल पर हमला करने लगे। इजराइल ने कुछ समय तक बर्दाश्त किया, छोटी मोटी जवाबी कार्रवाई की। फिर 1982 में एक बड़ा कांड हो गया। 3 जून को ब्रिटेन में तत्कालीन इजरायली राजदूत श्लोमो आर्गोव को मारने की कोशिश हुई। इसमें फिलिस्तीनी हमलावरों का नाम आया। इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने लेबनान में सेना उतार दी। कई हफ्तों तक पश्चिमी बेरूत को सीज करके रखा, जबरदस्त बमबारी की। बाद में PLO ने समझौता कर लिया। उनके 14,000 से अधिक सदस्यों को बेरूत छोड़ना पड़ा। अगस्त 1982 में लेबनान में नए राष्ट्रपति को बिठाया गया, बशीर गमाल। उनको इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट हासिल था, लेकिन 20 दिनों के अंदर ही उनकी हत्या हो गई। इसके बाद लेबनान में शिया मुस्लिमों का विद्रोह होना शुरू हुआ। उन्हें ईरान का साथ मिला। ईरान में कुछ समय पहले ही शिया धर्मगुरु अली खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई थी। उन्हें लेबनान में भी अवसर दिखा। वहां उन्होंने हिजबुल्लाह बनाने में मदद की। साल 1985 आते आते इजराइल के लिए स्थिति खराब होने लगी थी। उन्हें बाहर निकलना पड़ा। इस बीच में हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ती गई। चरमपंथी संगठन के तौर पर शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे स्थानीय राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है। ये सैन्य संगठन के तौर पर लेबनानी आर्मी से भी अधिक ताकतवर है। इनके पास सेना से बेहतर हथियार हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास 1 लाख से अधिक रॉकेट्स हैं। उनके पास एंटी टैंक, एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी हैं। अधिकतर हथियार ईरान से मिले हैं। उन्हें इराक और सीरिया के रास्ते सप्लाई किया जाता है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उनकी फौज में 1 लाख से अधिक लड़ाके हैं। उन्हें ईरान की आर्मी से ट्रेनिंग मिली है। हिजबुल्लाह एक राजनीतिक संगठन भी है। उनके बिना स्थायी सरकार की कल्पना बेहद मुश्किल है। 1992 के बाद से उनके लोग सांसद बनते रहे हैं। 2005 के बाद से हिजबुल्लाह सरकार में शामिल रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान का आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं है। विरोधी पार्टियां उस पर जबरन जंग में घसीटने के आरोप लगाती रहती हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके सीरिया के सिविल वॉर में भी लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति बशर अल असद की तरफ से। हिजबुल्लाह के समर्थक मानते हैं ये गुट उन्हें इजराइल और पश्चिमी देशों के प्रकोप से बचाता है। हिजबुल्लाह का मकसद इजराइल का खात्मा करना है, हमास की ही तरह। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन समेत कई देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। भारत ने अभी तक कोई ऐसा दर्जा नहीं दिया है। ये तो हो गई हिजबुल्लाह की कहानी। अब चलते हैं दूसरे इजराइल लेबनान वॉर की तरफ। ये हुआ था साल 2006 में। 12 जुलाई की सुबह 9:30 बजे हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमला किया। कुछ लड़ाकों ने बॉर्डर पर तैनात इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया। 8 की हत्या कर दी, 2 को बंधक बनाकर ले गए। कुछ ही समय बाद इजराइल ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। अगले 34 दिनों तक लेबनान में बेहिसाब बमबारी की। जंग खत्म होने तक बेरूत मलबे के ढेर में बदल चुका था। तब नसरल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमें जंग का 1% अंदेशा भी नहीं था। अगर हमें पता होता तो हम कभी ऐसी गलती नहीं करते। जंग खत्म हुई अगस्त में आकर, UN से बढ़ते दबाव के बाद। इसमें लेबनान के 1100 से अधिक लोग मारे गए। वहीं इजराइल में 44 आम नागरिक और 121 सैनिकों की जान गई। इसके बाद से हिजबुल्लाह सीधी जंग से बचता रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अब की बार तीसरा इजराइल लेबनान युद्ध हो सकता है।
आशंका कम है, लेकिन सिरे से इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता। जानकार कहते हैं इजराइल के लिए 2 मोर्चों पर एक साथ निपटना मुश्किल है, इसलिए वो पहले पूरी ऊर्जा हमास पर खर्च कर रहा है। ये उदाहरण हिजबुल्लाह के लिए भी मैसेजिंग का काम कर सकता है। अगर वो फिर भी नहीं माना और उसने हमले जारी रखे तब कहानी बदल सकती है। इसमें एक फैक्टर ईरान का भी है। हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले वो उससे सलाह मशवरा ज़रूर करेगा। जहाँ तक ईरान की बात है, उसने अपना टोन डाउन किया है। अब वो डिप्लोमेटिक प्रेशर के रास्ते पर चल रहा है। इसी सिलसिले में 7 दिसंबर को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान इजराइल हमास जंग पर भी बात हुई। इसके बाद ईरान क्या करता है, इसी से हिजबुल्लाह और लेबनान की नियति तय होगी। अब आपको जंग की अपडेट्स भी बताते हैं। पहला अपडेट 3 नौजवान मौतों से जुड़ा है। पहला नाम गर्ल आइजनकॉट का है। उसके पिता गारी आइजनकॉट इजराइल की वॉर कैबिनेट में मंत्री हैं। वो 2015 से 2019 तक इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुखिया रहे, फिर राजनीति में आए। 2022 में कनेसेट के लिए चुने गए। 11 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट बनाई। इसमें गारी को भी जगह मिली, हालांकि कोई पोर्टफोलियो उन्हें नहीं दिया गया। उनके बेटे गल की उम्र महज 25 बरस थी। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। इजराइल के दिग्गज नेताओं ने इस पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हमारे नायकों का बलिदान कभी ज़ाया नहीं होगा, हम जीतने तक संघर्ष करते रहेंगे। दूसरा नाम इस्साम अब्दुल्ला का है। वो रॉयटर्स के पत्रकार थे। 13 अक्टूबर को इजराइल लेबनान के बीच चल रही गोलाबारी में उनकी मौत हो गई थी। 7 दिसंबर को रॉयटर्स ने अपनी जांच रिपोर्ट पब्लिश की। क्या सामने आया? 13 अक्टूबर को शाम 5:11 पर अब्दुल्ला ने अपनी टीम को एक तस्वीर भेजी। इसमें पत्रकार एक फार्म हाउस के पास कैमरा और दूसरे उपकरण सेटअप करते दिख रहे थे। शाम के 5:16 पर पास की पहाड़ियों से धुएं का गुबार उठता दिखा। रॉयटर्स की टीम ने इसका लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। ये फिल्मिंग 45 मिनटों तक चली। फिर 6:01 पर कैमरा टिल्ट हुआ, जिसमें इजरायली टैंक फायरिंग करते दिखा। इसमें इस्साम की जान चली गई, जबकि 6 और पत्रकार घायल हो गए। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल के खिलाफ वॉर क्राइम की जांच बैठाने की मांग की है। इजराइल क्या कह रहा है इस रिपोर्ट पर? पहले तो इनकार किया, कहा कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते। फिर IDF ने कहा वो युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर अक्सर गोलाबारी होती है, उस जगह पर जाना खतरनाक है, घटना की जाँच की जा रही है। इस मामले पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भी बयान आया है। वो बोले, मुझे पता चला है कि इजराइल ने जांच शुरू की है, लेकिन इसका नतीजा भी सामने आना चाहिए। अब तीसरे व्यक्ति के बारे में आपको बताते हैं। वो एक कवि और अध्यापक था, नाम रिफात अल-एरियर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हवाई हमले में रिफात और उनके परिवार के कुल 6 लोग मारे गए। रिफात ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से अंग्रेजी की पढ़ाई की, फिर लंदन से मास्टर्स किया और मलेशिया में अंग्रेजी में ही PhD की। फिर गाजा यूनिवर्सिटी में साहित्य और क्रिएटिव राइटिंग वो पढ़ाने लगे। इजराइल का आरोप है कि वो यूनिवर्सिटी हमास का गढ़ है। रिफात को गाजा अनसाइलेंस्ड और गाजा राइट्स बैक नाम की 2 किताबों के संपादन के लिए भी याद किया जाता है। रिफात ने 7 अक्टूबर के हमास के आतंकी हमले को जायज़ और नैतिक ठहराया था। इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। इजराइल ने अक्टूबर में उत्तरी गाजा खाली करने का निर्देश जारी किया था, मगर रिफात ने घर छोड़ने से मना कर दिया था। दूसरी अपडेट एंटनी ब्लिंकन से जुड़ी है। ब्लिंकन ने कहा कि सिविलियंस के प्रोटेक्शन में इजराइल की कथनी और करनी में बड़ी खाई है, इसको जल्द से जल्द ठीक करने की ज़रूरत है। सुनिए उन्हें। It is imperative, it remains imperative that Israel put a premium on civilian protection. And there does remain a gap between exactly what I said when I was there, the intent to protect civilians, and the actual results that we're seeing on the ground. इससे पहले अमेरिका ने हिंसा में शामिल रहे इजरायली सेटलर्स को वीज़ा देने पर रोक लगा दी थी। ब्लिंकन के इस बयान को अमेरिका की बढ़ती निराशा के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। हाल के दिनों में लेबनान में जंग की आशंका भी बढ़ी है। अगले बरस अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। बाइडेन किसी भी हालत में इस जंग में शामिल होने से बचना चाहते हैं, लेकिन वे अब तक इजराइल को संयमित करने में नाकाम रहे हैं। तीसरा अपडेट यूनाइटेड नेशंस से है। UN के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इजराइल हमास जंग रोकने के लिए आर्टिकल 99 का इस्तेमाल किया है अपने कार्यकाल में पहली बार। यह आर्टिकल क्या कहता है? ये एक विशेष अधिकार है जो सेक्रेटरी जनरल को ऐसे किसी विषय पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आहूत करने का अधिकार देता है जिससे दुनिया में कहीं भी शांति और सुरक्षा को खतरा हो। गुतेरेस 18 अक्टूबर से युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जा रही। आर्टिकल 99 के इस्तेमाल के बाद 8 दिसंबर को संघर्ष विराम पर फिर से चर्चा होगी। अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रस्ताव पास कर दिया फिर क्या होगा? UN इजराइल और हमास पर प्रतिबंध लगा सकेगी। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो इंटरनेशनल फोर्स भी उतार सकती है। कैसे युद्ध खत्म हो सकता है?
अगर प्रस्ताव पास हो गया तो शायद हाँ, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि गुतेरेस किसी को पक्ष में वोट डालने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, और तो और वो वीटो पावर को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इजराइल ने क्या कहा है? इजराइल ने गुतेरेस की आलोचना की है, कहा है कि वो हमास को गाजा में आतंक का राज चलाने की छूट देना चाहते हैं। अब नुकसान का अपडेट भी आपको बताते हैं। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा, इजराइल के हमले में 17,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल का दावा, हमास के हमले में 1147 आम नागरिक मारे गए। इजराइल ने शुरुआत में संख्या 1400 के पार बताई थी, रिवीजन के बाद इसको कम किया गया है। इसके चलते इजराइल की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। जाते जाते एक जरूरी सूचना लेते जाइए। इंदौर में लौटने वाला है लिट चौक। यहाँ मिलेंगी एक से बढ़कर एक हस्तियां, जिन्हें आप देख सकेंगे, सुनेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। आपका अपना ललन टॉप लिट चौक का मीडिया पार्टनर है। तारीख और पता नोट कर लीजिए, 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 इंदौर के गांधी हॉल में आपका स्वागत रहेगा। बाकी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।